औद के दिल ने अचानक से एक दिन धड़कना बंद कर दिया, जिससे औद की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म हो गई और फिर स्पेस एलिवेटर टूट जाने से अर्थ पर जहरीली बर्फ की बारिश होने के साथ साथ स्पेस से बड़े बड़े एलियन कीड़े जमीन पर एस्ट्रॉइड की फॉर्म में टपकने लगे। और वैसे आज का दिन तो एकदम नॉर्मल होता है और क्लारा आज अपनी दो दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए एक बोट रेंट पर लेकर समंदर के बीच में आई होती है। मगर वो समंदर के बीच में एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी रात के अंधेरे में समंदर बुरी तरह से कांपने लगता है और आसमान में अलोला लाइट दिखने लगती हैं, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पर बर्फ पड़नी भी चालू हो गई थी, जो देखने के बाद क्लारा और उसकी दोस्त तो पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं, क्योंकि असल में वो लोग जिस जगह पर रहा करते थे वो अर्जेंटीना का ऐसा इलाका था जहाँ पर कभी भी बर्फ नहीं पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद क्लारा की दोनों दोस्त सुपर एक्साइटेड होकर बर्फ में एंजॉय करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन बाहर जाने के अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर मारी गई थी। क्लारा तो ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जरूर ही इस बर्फ के साथ कोई ना कोई दिक्कत जरूर थी और उसके कांटेक्ट में आने की वजह से ही इसके दोस्तों की मौत हुई है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लग गई थी, क्योंकि वो अब समंदर के बीच में अकेली फंस चुकी है। वहीं शहर में अभी तक बर्फ गिरनी चालू नहीं हुई थी और वहाँ पर जुआन, रूसो और साथ ही ओमार अभी अपने एक दोस्त टानो के घर पर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में कुछ लोग अभी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा था, जिस कारण से उन तीनों को भी अभी दूसरे बड़े रास्ते से टानो के घर पर जाना पड़ता है, जहां पर टानो वैसे तो रूसो और जुआन से इतने दिनों बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश था, पर क्योंकि रूसो बिना बताए अपने ब्रदर इन लॉ उमार को भी अपने साथ लेकर आया होता है और उमार असल में सही आदमी नहीं था, इसीलिए टानो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। टानो के घर में टानो का पुराना दोस्त ल्यूकस भी पहले से आया हुआ था और अभी के लिए ये चारों मिलकर साथ में कार्ड्स खेलने लगते हैं। मगर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और बाहर बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने फोन को देखकर और ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उनके फोन के सिग्नल भी पूरी तरह से चले गए थे। इवन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन लोगों के घर की टॉर्च भी नहीं चलती, इसीलिए वो एक पुराने लैंप की मदद से घर में उजाला करते हैं। पर तभी अचानक से उन्हें बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। टानो की वाइफ एना भी जल्दी से भागते हुए नीचे आ गई थी और उसने अभी बंद खिड़की से बाहर किसी नेबर को गिरते हुए देखा था। वो सब भी अब बाहर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि असल में बाहर बारिश नहीं बल्कि बर्फ गिर रही थी। तभी अचानक से बाहर वो गाड़ियां भी क्रैश होने लग गई थी, जिनकी खिड़कियां खुली थी और डायरेक्ट स्नो गाड़ियों के अंदर जा रही थी। ये देखने के बाद वो सारे के सारे और ज्यादा डर गए थे और उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि इस बर्फ में जरूर ही किसी न किसी तरह का जहर मिला हुआ है। टानो तब तुरंत ही लैंडलाइन कॉल का यूज करने की कोशिश करता है, मगर उसका वो फोन भी काम नहीं कर रहा था और अब क्योंकि बाहर के हालात ऐसे थे, इसीलिए उन लोगों ने तुरंत ही अपने घर को पूरी तरह से बंद कर लिया था और सभी लोग टानो के घर पर मौजूद सर्दियों के कपड़े पहन चुके थे। अब रूसो को अपनी वाइफ की उस समय पर काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो बाहर जाने के लिए गेट पर ल्यूकस को धक्का देता है और खुद बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जाकर वो कुछ कदम आगे चला ही था कि तभी अचानक से जमीन पर गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि बाहर जाने के लिए रूसो को ओमार ने भड़काया था, इसीलिए टानो ओमार के ऊपर गुस्सा कर रहा था, मगर उस समय पर टानो को सब लोग जैसे तैसे शांत करवा देते हैं। अब रात के समय में बाकी सबको भी अपने परिवार वालों की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, पर तभी अचानक से उन लोगों को टानो के गराज से किसी की मदद की पुकार आती है। वहां पर जाकर गराज का पीछे वाला गेट खोलने में पहले तो उन लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि बाहर कोई बहरूपिया भी हो सकता था जो कि ऐसे समय में उनके घर को लूटकर उनका फायदा उठाना चाहता हो। मगर दूसरी तरफ असल में इंगा नाम की एक लड़की मौजूद थी, जो कि उनकी ऑर्डर करी गई विस्की को डिलीवर करने आई थी। शुरू में तो उन लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनके पार्सल को एक एंटोनियो नाम का लड़का लेकर आने वाला था, मगर इंगा के हिसाब से वो उसका भाई होता है और उसकी जगह पर आज वो डिलीवरी करने के लिए आई थी। टानो ने उसके बावजूद भी अपने हाथ में एक गन को लेकर इंगा को अंदर बुला लिया था, पर जब उसे इंगा के ऊपर भरोसा हो जाता है तो वो उसे भी गर्म कपड़े देने के बाद एना के साथ भेज देता है। इनके घर के पास में ही टानो का एक बहुत ही बड़ा गराज था, जहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हो सकती थी और अभी के टाइम पर अगर इन्हें कोई ऐसी गाड़ी मिल जाती जो कि चल सकती थी तो जुआन अपने परिवार तक जा सकता था। मगर गराज तक पहुंचने से पहले उन लोगों को एक छेद को पार करना पड़ेगा, जिसमें से स्नो अंदर आ रही थी। टानो और जुआन तब कुछ सोचते हुए सबसे पहले तो सामने की तरफ एक सीढ़ी को लगाते हैं और बाद में वो अपने ऊपर एक प्लास्टिक बैग को रखकर किसी तरह से गाड़ी में पहुंच जाते हैं। गाड़ी में जाने के बावजूद भी वहां पर कोई गाड़ी काम नहीं कर रही थी, पर उसी समय पर टानो नोटिस करता है कि वो बर्फ आसमान से गिरने के बाद अपना रंग बदल रही थी। अब कोई सी भी गाड़ी स्टार्ट ना होने की वजह से वो दोनों वापस से परेशान होकर अपने घर में आ जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद टानो और उसके बाकी फ्रेंड नोटिस करते हैं कि उनके घर के सामने वाले घर में एक बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की को खोलने वाला था। वो लोग उसे लाइट सिग्नल देते हुए काफी बार रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो बुढ़ा
उनके सिग्नल को नहीं समझ पाता और खिड़की को खोलते के साथ ही मारा जाता है। फिर तब तक वहाँ पर उसकी बीवी भी उसको चेक करने के लिए आ जाती है और मौके पर वो डुकरिया भी मारी जाती है। अब ये देखकर जुआन को अपनी फैमिली की और ज्यादा टेंशन होने लग गई थी और इसीलिए वो तुरंत ही बाहर जाने लगता है। टानो तब उसकी कंडीशन को समझ रहा था, इसीलिए वो बाकी सबके साथ मिलकर जैसे तैसे जुआन को पूरी तरह से प्लास्टिक और टेप से कवर करता है ताकि बाहर जाने पर उस पर बर्फ का कोई भी असर ना हो। टानो के पास उस समय पर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मास्क भी मौजूद था जो कि उसने जुआन को दे दिया था, मगर उस मास्क को देखकर ओमार के मन में लालच आ जाता है और तो वो तुरंत ही जुआन के ऊपर पास में रखी गन को तानकर उससे मास्क मांगता है। अब क्योंकि ये घर टानो का था तो उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उस गन में गोलियां ही नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही उमार से उस गन को छीनता है और उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हुए याद दिलाता है कि उस जगह का इंचार्ज वो है। जुआन के बाहर जाने पर उसके ऊपर अब बर्फ का कोई भी असर नहीं हो रहा था, मगर अभी के टाइम पर उनकी सिटी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी और चारों तरफ इंसानों के साथ साथ काफी सारे पेट्स की लाशें भी पड़ी हुई थी। अभी जुआन जहां तक पहुंचा होता है उस जगह पर पिछली रात काफी सारे लोग मीटिंग करने के लिए आए थे, मगर अचानक से ही स्नोफॉल होने के बाद उनके घर में एक गाड़ी क्रैश कर गई और बाद में उन सबकी मौत हो गई। प्रेजेंट टाइम में जुआन अभी और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा था, पर वो जहाँ पर भी जाता वहाँ पर उसे सैकड़ों इंसानों की डेड बॉडी दिखाई देती। पर तभी अचानक से उसे एक इंसान के सीटी बजाने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो एक ट्रेन के पास पहुंच जाता है। उस ट्रेन के अंदर काफी सारे पैसेंजर्स फंसे हुए थे और डर के मारे वो बाहर नहीं आ सकते थे। जुआन तब ट्रेन के अंदर जाकर उन लोगों को एक पानी की बोतल दे देता है और उस टाइम उसे ये बात भी पता चलती है कि टानो ने उसकी सेफ्टी के लिए उसके बैग के अंदर एक रिवॉल्वर भी डाल दी थी। अब क्या आप लोगों के पास भी टानो जैसे अच्छे दोस्त हैं? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर अब उस एक पानी की बोतल की वजह से उन सभी पैसेंजर्स में लड़ाई होने लग गई थी, इसलिए जुआन भी तुरंत वहां से 780 की रफ्तार से निकल जाता है। वहां से निकलने के थोड़ी ही देर बाद जुआन वहां पर से एक बिल्डिंग में पहुंच गया था जहां पर उसे काफी सारे सर्वाइवर मिलते हैं। वो सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे और उनमें से कुछ प्रेयर कर रहे थे और कुछ एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट। जुआन की वाइफ का अपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में था, इसीलिए जुआन भागता हुआ अपनी वाइफ के अपार्टमेंट में जाता है। वहां जाने पर उसे एक आदमी वहां से चोरी करता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही जुआन ने उसके गले को पकड़ लिया था और वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछ रहा था। और तब वहां पर रखी फोटो से ये चीज साफ होती है कि असल में कहानी की शुरुआत में दिखाई गई लड़की यानी कि क्लारा ही जुआन की बेटी थी। तब तक वहां पर भागते हुए काफी सारे नेबर भी आ जाते हैं जो कि जुआन को वहां पर देखकर काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि अभी अभी वो बाहर से आया था। जुआन तो वहां पर ये भी नोटिस करता है कि उसके हाथ पर थोड़ी सी स्नो पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे स्नो से कुछ भी नहीं हो रहा था। तब तक वहां पर जुआन की वाइफ एलिना भी आ जाती है, जिसने सभी नेबर्स को बाहर निकाल दिया था। और साथ ही अब जुआन को ये बात पता चलती है कि पिछली रात उसकी बेटी अपनी दोस्त के घर पर रुकी हुई थी। ये बात जानकर पहले तो जुआन एलिना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे क्लारा की दोस्त के घर का एड्रेस भी नहीं पता था। पर क्योंकि उनको क्लारा की दोस्त का नाम पता होता है, इसीलिए वो उसके स्कूल में जाकर वहां पर रखी फाइल में से उस लड़की का एड्रेस निकालने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वो लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक से जुआन और एलिना को सभी नेबर्स ने घेर लिया था। वो जुआन से काफी सारे सवाल करना चाहते थे और साथ ही वो उसका मास्क भी छीनना चाहते थे। जुआन को तब ये बात समझ में आ गई थी कि असल में नीचे गिरने के बाद स्नो बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती, और उसने नेबर्स को ये बात भी बता दी थी कि यहाँ तक वो अपनी बॉडी को काफी सारी प्लास्टिक लेयर से कवर करके आया था। आगे जब वो सारे नेबर जुआन से उसका मास्क छीनने की कोशिश करते हैं तो जुआन तुरंत ही अपने पास मौजूद गन को निकाल लेता है और वहाँ पर एक आदमी के सर पर मारने के बाद वो तुरंत ही एलिना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर उसके बावजूद भी उसके सारे के सारे नेबर उसको पकड़ना चाहते थे, इसीलिए जुआन और एलिना तब भागकर एक खाली अपार्टमेंट में जाते हैं और अंदर से डोर को लॉक कर लेते हैं। उस अपार्टमेंट के बॉटम में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गए थे। पर अभी के लिए जुआन एलिना से एलिना की बॉडी को पूरी तरह से कवर करने को बोलता है, क्योंकि उन लोगों को अब इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए इस अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे छलांग लगानी पड़ेगी। उस समय पर भी काफी सारे नेबर उस अपार्टमेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए जुआन तब उनको डराने के लिए उनकी तरफ काफी बार फायर भी करता है और उसी बीच एलिना भी पूरी तरह से कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद जुआन ने उसको तुरंत ही अपना मास्क पहनाकर उसे नीचे कूदने को बोल दिया था और वो खुद बाकी सारे नेबर को रोकने की कोशिश कर रहा था। एलिना भी तब अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से नीचे पड़ी एक क्रैश कार के ऊपर कूद गई थी, जिससे अभी के लिए उसको बस थोड़ी सी चोट लगी थी। अब तक वो सारे नेबर भी उस अपार्टमेंट के अंदर आ गए होते हैं, इसीलिए जुआन तुरंत ही अपने फेस पर एक पॉलीथीन बैग को पहन लेता है और पास में मौजूद खिड़की तोड़ देता है, जिससे वो सारे नेबर डरकर वापस से बाहर भाग गए थे और जुआन भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही नीचे कूद गया था।
पर पॉलीथीन बैग उसके फेस पर होने की वजह से वो ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाता और आगे चलते हुए उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ टानो के घर में भी सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और तभी टानो वहाँ पर इंगा को उसकी गन पकड़े हुए देखता है। पर टानो के उसके पास आते ही इंगा उसको गन वापस कर देती है और ये भी बताती है कि पहले के टाइम पर वो मिलिट्री में काम करा करती थी। अभी के टाइम पर इंगा को भी अपने भाई एंटोनियो की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो भी पास में रखे एक हेलमेट को उठाकर बाहर जाने लगती है। पर उस समय पर टानो उसको रोकता है क्योंकि वो किसी भी हालत में अब अपने ग्रुप के किसी भी इंसान को मरने नहीं देना चाहता था। पर तभी अचानक से वो लोग इंगा की साइकिल के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसका पेडल मारने पर अभी भी उसकी लाइट जल रही थी। मतलब कि अभी के टाइम पर जितनी भी बैटरी से चलने वाली चीजें थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन अगर वो लोग चाहते तो वो अपनी कार की बैटरीज को बहुत आराम से इस पेडल वाले तरीके से चार्ज कर सकते थे। इससे सबको कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आ जाती है कि जितनी भी पुराने टाइम की चीजें थी वो सारी की सारी अभी भी वर्क कर रही हैं, जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। खैर टानो अभी अपने पास मौजूद कुछ मास्क को और निकालता है और उन्हें पहनकर पास के एक फायर स्टेशन पर जाकर वहां पर से फायरमैन के सूट्स को भी ले आता है। वहीं दूसरी तरफ जुआन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुका था। तब उसको अपने सपने में एक लाल रोशनी आसमान में जाती हुई दिखाई देती है और उसके आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसको देखने के बाद जुआन काफी ज्यादा डर गया था और फिर उसकी आंख खुलने पर वो देखता है कि उसके पास टानो और उसके साथी आ गए थे, जिन्होंने उसको और उसकी वाइफ एलिना को ढूंढ लिया था। उस समय पर इंगा को अपने भाई एंटोनियो के बारे में याद आता है कि पिछली रात जब उसको ऑर्डर आया था तो उस समय पर वो अपने दोस्तों के साथ सॉकर खेल रहा था और जब काफी देर तक वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए नहीं जाता तो इंगा खुद उसकी जगह पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आने लगती है। इंगा को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि उसका भाई पक्का मारा गया होगा, पर इंगा की इस हरकत की वजह से उसकी जान बच गई थी। खैर प्रेजेंट टाइम में टानो सबको लेकर वापस से अपने घर में चला जाता है, जहां पर जाने के बाद वो कार की बैटरी से एक रेडियो को कनेक्ट करता है और बाद में एक SOS सिग्नल भेजने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार थी क्योंकि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उस समय पर जुआन टानो की कार चाहता था ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जा सके, लेकिन टानो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि उनके पास सिर्फ एक ही कार है और अभी के टाइम पर वो साथ में रहकर ही सरवाइव कर सकते हैं। उसी बीच टानो के गैराज में बेनिटो नाम का बंदा एक वेल्डिंग मास्क पहनकर आ जाता है, जो कि खुद भी टानो से उसकी गाड़ी चाहता था ताकि वो अपने दूसरे साथी रॉबर्टो के साथ मिलकर अपने बाकी सारे साथियों के साथ सप्लाईज लेकर आ पाए। तब जुआन की उससे भी बहसबाजी हो जाती है, पर उसी बीच ओमार को मौका मिल जाता है। वो तुरंत ही टानो की गाड़ी में बैठकर गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। वो स्पीड में गाड़ी को भगाते हुए काफी ज्यादा आगे ले गया था, पर तभी अचानक से एक रेड लाइट उसको आसमान से जमीन पर आते हुए दिखाई देती है, जिस कारण से उसका ध्यान भटक गया था और सामने खड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं गाड़ी के चले जाने की वजह से टानो काफी ज्यादा परेशान था, मगर अभी के लिए जुआन को भी अपनी बेटी की ही पड़ी हुई थी। रात के समय में वो वापस से एलिना के साथ सूट अप करता है और तुरंत ही अपनी बेटी के स्कूल की तरफ जाने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो एक गाड़ी को चालू करने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन वो गाड़ी तो चालू ही नहीं होती। उतने में ही अचानक से वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि वहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए थे। इसीलिए जुआन और एलिना को बहुत ज्यादा शांति से उस गाड़ी के अंदर बैठे रहना पड़ता है। अब वही लुटेरे जब आगे जाते हैं तो टानो की गाड़ी में उन्हें बेहोश पड़ा हुआ उमार मिलता है, इसीलिए वो उमार को ही अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ टानो और बाकी सारे जब टानो के घर में थे तब उनको आसपास के स्टोर से काफी ज्यादा गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, क्योंकि सभी लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्टोर में जाकर चोरी करने तक पे मजबूर हो गए थे। आगे सुबह तक जैसे तैसे जुआन और साथी एलिना क्लारा के स्कूल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एलिना तो अंदर जाकर डॉक्यूमेंट को चेक करने लग गई थी, पर जुआन बाहर रहकर किसी पुरानी गाड़ी को ढूंढने लगता है, क्योंकि अभी के टाइम पर सिर्फ पुरानी गाड़ियों को ही चलाया जा सकता था। तब किस्मत से उसको एक पुरानी गाड़ी मिल भी जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से उसको एक बार वापस से ब्लैकआउट हो जाता है और फिर से उसको आसमान में वही लाल रोशनी जाते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद उसकी सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखकर जुआन घबराकर अपने ब्लैकआउट से बाहर आता है और तुरंत ही क्लारा के स्कूल के अंदर जाकर एलिना को ढूंढता है। तब उन लोगों को कॉलेज के लॉकर में पाब्लो नाम का एक लड़का भी मिलता है, जिसको उसके दोस्तों ने बुली करने के लिए वहां पर बंद कर दिया था। बाहर आने पर पाब्लो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और तब जुआन और एलिना उसको सारी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। पाब्लो को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता, पर बाहर जाने पर जब वो अपने सारे स्कूल के साथियों को मरा हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है।
उसको क्लारा के दोस्त के घर के बारे में भी पता था, इसीलिए वो जुआन और एलिना को वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। पर बदले में वो चाहता था कि उस जगह पर जाने के बाद वो लोग बाद में पाब्लो को भी उसके घर पर छोड़ दें। वो लोग भी इस पर मान गए थे और वो लोग पाब्लो के कहे अनुसार एक घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पूरे परिवार की डेड बॉडीज मिलती हैं, जो कि बिल्कुल पाब्लो जैसे लग रहे थे। और तब जाकर ये बात समझ आती है कि असल में पाब्लो को क्लारा के दोस्त के घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और उसने अपने मम्मी पापा की टेंशन की वजह से जुआन और एलिना से झूठ बोला था ताकि उनके जरिए वो वहां पर पहुंच सके। उनकी डेड बॉडी देखने के बाद पाब्लो काफी ज्यादा रोने लगता है और उनकी डेड बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है। तो बहुत मुश्किल से जुआन और एलिना उसको पकड़ पाते हैं, लेकिन पाब्लो अपने परिवार की हालत देखने के बाद बेहोश हो गया था। उसको बहुत तेज बुखार भी होता है, इसीलिए एलिना तब उसकी जान बचाने के लिए जुआन को पास के किसी फार्मेसी स्टोर पर जाने को बोलती है और वहां पर जाने के बाद वो कुछ दवाइयां ढूंढकर पाब्लो को देती है। अब वो लोग वहां पर से अपनी जरूरत का और भी काफी सारा सामान इकट्ठा कर ही रहे थे, पर तभी अचानक से गेट पर एक प्रेग्नेंट वुमेन आ गई थी जो कि उनसे उसे अंदर लेने को बोलती है क्योंकि उसके लेबर पेन चालू हो गए थे। तब जुआन के मना करने के बावजूद भी एलिना फार्मेसी का गेट खोल देती है, पर असल में ये सब एक ट्रैप था। उसके गेट खोलते ही उस औरत का बॉयफ्रेंड भी अंदर आकर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है और इसके बाद वो लड़की सबसे पहले तो एलिना के गाल पर कांग्रेस का निशान छोड़ती है, फिर बाद में उससे सारा जरूरत का सामान और गाड़ी की चाबी छीनने के बाद वो एलिना और जुआन को बाथरूम में बंद कर देती है। बाथरूम के अंदर जुआन को काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, जो देखने के बाद एलिना ये बात समझ गई थी कि जुआन को कुछ अजीब से विजन्स वापस से आ रहे हैं। तब तक बाहर पाब्लो जग गया था, इसीलिए जुआन और एलिना उसको गेट खोलने को बोलते हैं, पर पाब्लो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि पहले के टाइम पर जुआन ने पाब्लो से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करी थी और पाब्लो को जुआन का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर वहाँ पर एलिना पाब्लो की हालत समझ रही होती है, इसीलिए वो एक माँ की तरह उससे बात करती है और उसे किसी तरह से गेट खोलने के लिए मना लेती है। गेट को खोलते ही पाब्लो तुरंत ही एलिना से चिपक कर रोने लग गया था क्योंकि सच में उसको अपने पेरेंट्स की काफी ज्यादा याद आ रही थी। अभी के लिए तब जुआन ने भी पाब्लो को क्लारा के लिए बनाया गया मास्क दे दिया था और वो लोग रोड पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे थे। जुआन की नजर तभी अचानक से कुछ लोगों पर पड़ती है, जिनको देखते ही उसने अपनी गन निकाल ली थी, पर असल में वो बस एक फैमिली थी जो कि अपनी गाड़ी को किसी तरह से चालू कर उस शहर से दूसरे शहर में जा रही थी। टानो के घर की तरफ जाते हुए जुआन तब वापस से उस ट्रेन के पास भी जाता है, पर वहाँ से अब तक सारे के सारे सर्वाइवर कहीं पर जा चुके थे। टानो के घर में अब तक इंगा भी वापस आ गई थी, जो कि अपने भाई को पार्क में देखने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उसको वो मरा हुआ ही मिला। टानो से बात करने पर इंगा उसको बताती है कि वहाँ पर उसने कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। टानो तब उसको जैसे तैसे शांत करवाता है और क्योंकि अभी के लिए वो ल्यूकस के साथ सप्लाईज को जमा करने के लिए जा रहा था, इसीलिए वो इंगा को एक रिवॉल्वर देता है ताकि उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई मिस हैपनिंग हो तो इंगा वहाँ पर सब कुछ संभाल सके। अब इसके बाद टानो और लूकस तुरंत ही वहाँ पर से वापस से फायर स्टेशन में चले गए थे, लेकिन वहाँ पर जाने पर उन्हें बनीटो और उसकी गैंग मिलती है जो कि उस पूरे एरिया को कवर अप करना चाहते थे, क्योंकि अभी के टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बाहर से लोग आकर उनके घर पर हमला करके उनके घर की सप्लाई चुराने की कोशिश कर सकते थे। बनीटो तब उसकी टीम में टानो को भी शामिल होने के लिए बोलता है और साथ ही वो टानो का गराज भी चाहता था। अब वैसे तो टानो इसके लिए साफ मना कर देता है, पर बनीटो फिर भी उसको 24 घंटे का टाइम देता है और अगर 24 घंटे में टानो उसकी टीम में शामिल नहीं होता तो बनीटो अपनी टीम के साथ उसके घर पर हमला करके कब्जा कर लेता। अब घर पर वापस जाने पर टानो का कांटेक्ट एक आदमी से होता है जिसके शहर में भी सेम सिचुएशन चल रही थी। इवन उस आदमी की ब्राजील में भी किसी से बात हुई थी और ब्राजील में भी सेम कंडीशन थी। इसका मतलब साफ था कि पूरी अर्थ पर ही ये सिचुएशन आई हुई है और वो लोग कहीं पर भी जाकर अपनी जान को नहीं बचा सकते। अब थोड़ी देर बाद जब टानो अपने कंपास को देखता है तो उसका कंपास काफी ज्यादा अजीब तरह से वर्क कर रहा था, जो देखकर वो तुरंत ही वहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग करने लगता है और अब तक वहाँ पर जुआन, एलिना और पाब्लो भी आ गए थे। फिर टानो से बात करने पर जुआन को पता चलता है कि असल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिस वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं और जल्दी ही अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अभी के लिए टानो अपनी और बाकी सबकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ एक जगह पर लेकर जाने वाला था, जो कि टिगरी नाम का एक आइलैंड होता है। जुआन को तो उस समय पर क्लारा को ढूंढना था, इसीलिए वो टानो से पहले उसके लिए मदद मांगता है, पर टानो के हिसाब से तो क्लारा की अब तक मौत हो चुकी होगी। ये बात सुनने के बाद जुआन को गुस्सा आ गया था और उसकी टानो से भी बहसबाजी हो गई थी। वहीं जिस प्रेग्नेंट औरत और उसके बॉयफ्रेंड ने जुआन और एलिना से उनकी कार चुराई थी, अभी वो गैस स्टेशन में अपने काम की चीजों को ढूंढ रहे थे, पर तभी अचानक से उन लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और तभी अचानक से उस औरत का बॉयफ्रेंड गायब हो जाता है।
जिसके अगले ही पल उस औरत की गाड़ी के ऊपर भी किसी अजीब से क्रिएचर ने हमला कर दिया था और तब उस औरत की भी मौत हो जाती है। वहीं जुआन और बाकी सब मिलकर अभी रूसो का फ्यूनरल करते हैं और उसके बाद जुआन वापस से क्लारा के लिए परेशान होने लगता है, जो देखकर आना उसको एक फोन बुक के बारे में बताती है जिसको उसने रिसेंटली ही बाहर कूड़ेदान में फेंका था और उसमें शहर के सभी लोगों के एड्रेसेस थे। इसीलिए तब जुआन तुरंत ही उस बुक को बाहर से लेकर आता है और उसमें से क्लारा की दोस्त का एड्रेस ढूंढने के बाद वो वहाँ पर अकेले ही जाने लगता है। टानो को भी तब उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और रास्ते में बातें करते हुए टानो उसको अपनी एक थ्योरी के बारे में बताता है कि उसके हिसाब से स्पेस सेलिबेल टूट चुकी है, जिस वजह से ही स्पेस से रेडियो एक्टिव पार्टिकल डायरेक्ट अर्थ पर एंटर कर पा रहे थे और यही रीजन था कि ये डेडली स्नोफॉल होने की वजह से सारे लोग मारे गए थे। खैर अभी के लिए उन लोगों को डाउनटाउन में जाना होता है, लेकिन डाउनटाउन के रास्ते को पूरी तरह से गाड़ियों से बंद करा हुआ था, जो देखकर तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे मिलिट्री के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो उन्हें किसी वजह से डाउनटाउन में जाने से मना कर रहे थे क्योंकि डाउनटाउन अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं था, पर क्योंकि मिलिट्री के लोगों ने उन्हें सब कुछ क्लियरली नहीं बताया होता, इसीलिए वो दोनों भी उनकी गाड़ियों का पीछा करना चालू कर देते हैं और उनके साथ ही डाउनटाउन में एंटर कर जाते हैं। मगर डाउनटाउन में एंटर करने के साथ ही मिलिट्री ने उनके ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर दिया था। टानो तब तुरंत ही अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस जाने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे के ब्रेक से उनकी गाड़ी के सामने एक बस आकर गिरती है और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि असल में मिलिट्री उनके ऊपर नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़े बड़े कीड़ों के ऊपर फायर कर रही थी, जिन्हें देखकर तो उन लोगों के होश ही उड़ गए थे। वो कीड़े भी मिलिट्री के लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और मिलिट्री वाले इतने सारे कीड़ों को नहीं रोक पाते। कीड़े उनके ऊपर अटैक करके उनको अपने वेब में लपेट रहे थे और उन्हें अपने साथ अपने बिलों में ले जा रहे थे। तभी अचानक से टानो की गाड़ी के सामने एक आदमी भागता हुआ आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में टानो ड्रिफ्ट मारता है और उनकी गाड़ी पास के एक गैराज में जाकर क्रैश कर जाती है। उस दौरान जुआन को वापस से एक विजन आया था, जिसमें उसने फिर से उसी लाल लाइट और साथ ही अपनी बेटी क्लारा को भी देखा था। खैर अब थोड़ी देर बाद जुआन के होश में आने पर वो टानो के साथ बाहर जाता है और मरे हुए सोल्जर के वेपन उठाकर वो लोग वापस से टानो के घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मगर रास्ते में उन लोगों से थोड़ी सी आवाज हो गई थी, जिस कारण से एक कीड़ा अपने बिल के बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा था, पर जुआन उस कीड़े के पास आने से पहले ही उसके सर पर शूट करके उसको जान से मार देता है। लेकिन उसकी गोली चलाने की वजह से जो आवाज हुई थी, उसकी वजह से अब काफी सारे कीड़े अपने बिल से बाहर आ गए थे, जिसमें से कुछ कीड़े तो उन दोनों के पीछे लग जाते हैं और कुछ कीड़े अपने मरे हुए साथी को ही खाने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाकर भागते हुए टानो और जुआन को एक आदमी एक चर्च में जाने का इशारा करता है और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वैसे ही वो लोग चर्च को बंद कर देते हैं। इवन ऊपर काफी सारे लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने बाहर मौजूद कीड़ों के ऊपर काफी सारे बॉम्ब फेंकना चालू कर दिया था। अंदर जाने पर जुआन और टानो को वहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर मिलते हैं और उन्हीं लोगों के पास उमार भी होता है, जिसको देखने के बाद टानो उसके ऊपर गुस्सा करने लग गया था। पर तब वहाँ पर मौजूद नन जैसे तैसे टानो को शांत करवाती है और जब टानो और जुआन को समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े कीड़े अर्थ पर आए कैसे, तो नन उन्हें अपने साथ छत पर ले जाती है, जहाँ से लगातार लाल रोशनी के रूप में स्पेस से कुछ चीजें जमीन पर आ रही थी और वो चीजें असल में वो कीड़े ही थे, जो कि स्पेस सेलिबेल टूट जाने से स्पेस में से अर्थ पर आ गए थे। तब टानो को ये बात तुरंत समझ में आ गई थी कि ये कीड़े असल में बस मोहरा हैं और कोई और ही इंटेलिजेंट और बड़े एलियन उन कीड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर और भी काफी सारे सर्वाइवर आ जाते हैं, जो कि बाहर खाने की तलाश में गए थे, लेकिन आसपास कीड़ों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो लोग ज्यादा खाना लेकर नहीं आ पाए होते, पर उनके पास जो था जितना था उनके लिए काफी था। तब जुआन को वहाँ पर ड्रैंगो नाम के एक आदमी के बारे में भी पता चलता है, जो पहले के टाइम पर उसके साथ ही मिलिट्री में था और उसने जुआन के साथ में ही एक जंग भी लड़ी थी, पर उस जंग के दौरान उसने अपनी एक टांग खो दी थी। तब रैंगो तो जुआन को पहचान लेता है, लेकिन जुआन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उस समय पर उमार वहाँ पर एक टनल के बारे में बताता है, जिसको अभी अभी आर्मी वालों ने पूरी तरह से सील पैक करा था, ताकि डाउनटाउन से वो कीड़े निकलकर बाहर ना जा पाएं। पर अभी जुआन का ध्यान उमार की बातों पर नहीं होता और उसे क्लारा की काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई थी, इसीलिए वो चर्च से बाहर निकलकर उसको ढूंढने की सोचता है। मगर चर्च की छत पर जाने पर उसे आसमान में वापस से वही तेज लाल रोशनी दिखाई देती है और तभी उसको सामने से चर्च की तरफ काफी सारे कीड़े आते हुए दिखाई देते हैं, जो ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो किसी परेड में आए हों। और अगर वो कीड़े एक बार चर्च में घुस जाते तो चर्च में मौजूद कोई सर्वाइवर जिंदा नहीं बचता।
इसीलिए जैसे ही ये बात बाकी सारे सर्वाइवर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि बाहर जाने में काफी ज्यादा खतरा था और अंदर रहकर वो वैसे भी अपनी जान नहीं बचा सकते थे। तभी टानो अचानक से उन्हें एक ट्रक के बारे में बताता है जिसको उसने पास में ही देखा था और वो ट्रक वर्किंग कंडीशन में भी था। इसीलिए अगर वो लोग चाहते तो वो लोग बड़े आराम से उस ट्रक के पास पहुंचकर अपनी जान को बचा सकते थे और बाहर निकलने के लिए वो उस टनल के रास्ते को वापस से तोड़ सकते थे जिसको आर्मी वालों ने दीवार से ब्लॉक कर दिया था। तब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ही करने का डिसाइड करते हैं और तुरंत ही अपनी सारी जरूरतों का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। मगर चर्च की नन और ड्रैंगो उसी चर्च में रुकने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों की वजह से बाकी का ग्रुप स्लो हो सकता था। अब ये बात जानकर बाकी सबको थोड़ा सा दुख तो हुआ था, मगर अभी के लिए सब अपने अपने बारे में सोचते हैं और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जुआन तब जाकर रेंगो से बात करने की कोशिश करता है और उसको अपने सभी विजन्स के बारे में बताता है, क्योंकि हो सकता था कि शायद उसको ये विजन्स इसी वजह से आ रहे हों क्योंकि उसने अपने पास्ट में एक बहुत ही खतरनाक वॉर लड़ी थी। मगर रेंगो के हिसाब से उसको ऐसे कोई भी विजन्स नहीं आ रहे थे और ये बात जानने के बाद जुआन तुरंत ही बाकी सबके साथ चर्च के पीछे वाले रास्ते से उस जगह से निकल जाता है। इसके बाद वो लोग उस दीवार को ढूंढने लग गए थे जो कि आर्मी वालों ने बनाई थी ताकि उस दीवार को तोड़कर वो लोग अपने ट्रक को आगे लेकर जा सके। पर उन लोगों के साथ एक औरत और उसका एक बहुत ही छोटा बच्चा भी मौजूद था और बच्चे के रोने की वजह से वहाँ पर कीड़े आने लग गए थे, जिससे सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर वो कीड़े उन तक पहुंच पाते उसके पहले ही चर्च में बैठकर सुट्टा फूकती हुई नन और रेंगो चर्च की बेल को बजाने लगते हैं, जिससे सब कीड़े अब चर्च की तरफ जाने लग गए थे। तब रेंगो और नन चर्च को पूरी तरह से केरोसिन से भिगो देते हैं और इसके बाद जैसे ही कीड़े अंदर आते हैं तो वो तुरंत ही चर्च को आग लगा देते हैं। खैर अब टनल वाली दीवार को तो उन लोगों ने जैसे तैसे तोड़ लिया था, पर टानो अभी उस ट्रक को काफी सारी गाड़ियों के बीच में ढूंढने लगता है क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ था। पर तभी अचानक से उन गाड़ियों के बीच में से कुछ कीड़े बाहर आने लग गए थे, जिनमें से एक टानो को अपने साथ लेकर जाने लग गया था। पर तभी कुछ सर्वाइवर वहां पर स्मोक ग्रेनेड को फेंक देते हैं, जिससे डरकर वो कीड़े वहां से भागने लग गए थे और तब टानो की जान बच गई थी। इसके बाद वो तुरंत ही ट्रक को ढूंढ लेता है और धुएं के सामने से हटते ही जुआन सभी कीड़ों के ऊपर ओपन फायर करना चालू कर देता है। इस बीच बाकी सारे लोग ट्रक में चढ़ गए थे और बाकी सबके चढ़ने के बाद जुआन भी उसके अंदर चढ़ जाता है और टानो तुरंत ही ट्रक को भगा लेता है। हालांकि वो कीड़े अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं सकते थे, इसीलिए सब खुश होते हैं। मगर जैसे ही उनकी नजर चलते हुए चर्च पर पड़ती है तो उन सभी लोगों का दिल बैठ जाता है। उन्हें रेंगो और नन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी जुआन को अचानक से उसके वॉर के टाइम के विजन्स आते हैं, जिसमें वो अपने साथियों के साथ अपने दुश्मनों से लड़ाई कर रहा था। पर तभी अचानक से एक एक्सप्लोजन हो जाने की वजह से वो एक ट्रेंच में गिर गया और बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब तक लड़ाई बंद हो चुकी थी और उसके आसपास उसके काफी सारे साथियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन सभी डेड बॉडीज को देखने के बाद जुआन किसी तरह से बाहर आता है, लेकिन बाहर आने पर अचानक से उसको उसका प्रेजेंट वाला वर्जन दिखता है। खैर प्रेजेंट टाइम में सर्वाइवर्स ने टानो, जुआन और उमार को टानो के घर के पास छोड़ दिया था और बाद में वो लोग आगे चले गए थे। अब टानो के घर के अंदर जाने पर जुआन तो पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि टानो के घर में एलिना की गोद में क्लारा लेटी हुई थी। तब क्लारा से बात करने पर जुआन को पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाजा था कि अभी के टाइम पर जुआन टानो के ही घर पर होगा, इसीलिए वो उसको ढूंढती हुई सीधा वहां पर आ गई। अब बात चाहे जो भी रही हो, पर जुआन अपनी बेटी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था। वहीं टानो अभी जाकर बनीटो से मिलता है और इस बार बनीटो का साथी रॉबर्टो भी उसके साथ था। वहां पर जाकर टानो ने तुरंत ही उन्हें बड़े बड़े कीड़ों के बारे में बता दिया था, जो बात जानने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। पर जैसे ही रॉबर्टो को ये बात पता चलती है कि टानो वहां पर से अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को लेकर निकलना चाहता है, तो वो तुरंत ही उसके सामने एक डील रख देता है। वो टानो को अपनी तरफ से अपनी आरवी की गाड़ी देने के लिए तैयार था, पर बदले में उसको टानो का घर और साथ ही उसका गराज चाहिए था। टानो तो तब इसके लिए तुरंत मान जाता है, क्योंकि उस आइलैंड पर जाने से पहले उसको पोर्ट तक जाना पड़ेगा और पोर्ट तक अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को लेकर जाने के लिए वैसे ही उसको कोई सेफ व्हीकल चाहिए था। अब आरवी को लेने के बाद टानो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। असल में क्लारा वहां पर एक फायरमैन के येलो सूट को पहनकर आई थी और वैसा ही सेम सूट टानो ने अपनी बोट में रखा हुआ था, पर अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही सबके साथ आरवी में बैठ जाता है। लेकिन आरवी में बैठकर वो थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक से उनके पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी उनसे आगे निकल जाती है और पता नहीं उसके ड्राइवर को किस बात की खुजली थी कि उसे टाउन से जल्दी बाहर निकलना था।
खैर अभी के लिए वो लोग जैसे तैसे पोर्ट तक पहुंच तो गए थे, पर समंदर को देखने के बाद तो उन लोगों के दिमाग के पूरी तरह से तोते उड़ जाते हैं। असल में समंदर में एक भी पानी नहीं बचा था और पूरा का पूरा पानी सूख चुका था। अब ये चीज देखकर तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता, पर अभी के लिए वो लोग नॉर्थ की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि हो सकता था कि उधर के समंदर में पानी बचा हुआ हो। तब पास में उन लोगों को एक बकेट भी दिखाई देती है जिसमें सिर्फ एक जिंदा मछली बची हुई थी। खैर अभी वहां से निकलने से पहले टानो अपनी बोट के पास भी जाता है, पर उसके अगले ही पल वो वापस आकर अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। तब रास्ते में उनको वही गाड़ी दिखाई देती है जिसके ड्राइवर के अंदर टाउन से बाहर निकलने की चुल थी, पर उस गाड़ी को बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और साथ ही उस पूरी फैमिली को किसी ने गोली मारकर खत्म कर दिया था। खैर अभी तक क्लारा भी सोई हुई थी, पर अभी उसकी आंख खुलने पर तुरंत ही जुआन और एलिना उसके पास आकर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसको वो येलो सूट कहाँ से मिला था। मगर क्लारा को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो कुछ अजीब सी ही बातें कर रही थी। तब जुआन और एलिना भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो लोग पास में एक मॉल को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर रुके हुए थे। और अब क्योंकि रात भी होने वाली थी, इसीलिए वो लोग भी रात में उसी मॉल में रुकने का डिसाइड करते हैं। वहां पर जाने के बाद वहां के सर्वाइवर ने उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत करा था और साथ ही वहां पर खाने पीने की काफी सारी चीजें थी। जुआन और बाकी सबको भी वहां पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। पर शाम के समय में ल्यूकस के साथ बियर पीते हुए जुआन उसको बताता है कि क्लारा उसको पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मगर ल्यूकस के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल था और अभी की सिचुएशन ही ऐसी थी जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब सारे लोग जब मिलकर रात में खाना खा रहे थे तो उस समय पर सभी लोग आपस में खुशी से बातें करने लगते हैं, लेकिन उस समय पर भी जुआन की नजरें सिर्फ क्लारा के ऊपर थी। तभी अचानक से वो एक लड़के को क्लारा के पास नोटिस करता है जो कि क्लारा से ऐसी नॉर्मली बात करने के लिए आया था, मगर क्लारा उसकी बातों का जवाब देने की बजाय उसको हाथों से मारने लगती है, जो देखकर जुआन और एलिना तुरंत ही उसे रोकने के लिए जाते हैं और उसको शांत करवाकर जैसे तैसे अपने साथ ले आते हैं। उन्होंने क्लारा को सुला दिया था, पर एलिना उसकी हालत को देखने के बाद चाहती थी कि वो मिलिट्री बेस में जाकर वहां के हॉस्पिटल से क्लारा का इलाज करवाएं। मगर जुआन के हिसाब से वो लोग मिलिट्री बेस में नहीं जा सकते थे, इसीलिए जुआन इसके लिए मना कर देता है। उस समय पर टानो भी एक बात रिवील करता है कि असल में जब वो अपनी बोट के पास गया था तो वहां पर उसे वो बोट नहीं मिली थी। वहां पर बस उसे पेपर मिला था जिस पर क्लारा और उसकी दोस्तों के सिग्नेचर थे। मतलब कि जिस रात उसकी बोट गायब हुई तो उस रात वो तीनों ही उसकी बोट को रेंट पर लेकर समंदर के बीच में गए थे। लेकिन क्लारा के हिसाब से तो वो पूरी रात अपनी दोस्त के घर पर ही थी और बाद में जब उसे थोड़ा सा होश आया तो वो अपने पेरेंट्स को ढूंढती हुई टानो के घर के पास पहुंच गई थी। वहीं ल्यूकस दारू पीने के लिए शॉपिंग मॉल में दारू ढूंढ रहा था, पर तभी अचानक से वहां पर उसको कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। खैर सुबह के टाइम पर उठने पर सभी लोगों को पता चलता है कि बाहर अब बर्फ गिरनी बंद हो गई थी, इसीलिए पाब्लो तो सबसे पहले बाहर जाकर चेक करता है और बाहर जाने पर उसको कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तब सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से बाहर आ जाते हैं। टानो भी तब तुरंत ही अपना कंपास चेक करता है और उसे पता चलता है कि दोनों पोल्स आपस में शिफ्ट कर गए थे, मतलब कि नॉर्थ पोल अब साउथ पोल बन गया था और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया था। तभी अचानक से एलिना बाहर भागती हुई आती है जिसे ल्यूकस कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो बाकी सब भी ल्यूकस को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर ल्यूकस उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी अचानक से मॉल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 3 मास्क पहने बंदे निकलकर सभी लोगों के ऊपर शूटिंग करना चालू कर देते हैं। ये देखकर सब लोग पैनिक करते हुए किसी तरह से मॉल में चले गए थे, पर टानो और जुआन बाहर रहकर अपनी अपनी गन से बाकी सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। तब जुआन उनमें से एक को जान से मार देता है और बाद में चेक करने पर उसे पता चलता है कि असल में वो एक औरत थी जिसके गले में 3 बच्चों वाला पेंडेंट था। इसके बाद एक बंदा मॉल के अंदर चला गया था, पर जुआन ने तीसरे बंदे को जान से मार दिया था। तभी अचानक से वहां पर ल्यूकस भी पहुंच जाता है जो कि अपने साथ काफी सारे बंदों को लेकर आया था। अब उनको देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक तो थे, पर अभी के लिए टानो और जुआन का ल्यूकस से बस यही सवाल था कि वो उन आर्मी वाले बंदों के पास कैसे पहुंचा। ल्यूकस को भी इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, पर अचानक से जब उसे होश आया था तो उसने अपने आप को हाईवे पर पाया और बाद में जब वहां से आर्मी वाले गुजरे तो ल्यूकस ने उनसे मदद मांगी। खैर मिलिट्री वालों के हिसाब से अर्थ की 99% पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो लोग भी जिंदा बचे थे आर्मी वाले उन्हें अपने साथ सेफ प्लेस पर ले जा रहे थे। तब वो लोग मॉल के भी सारे सर्वाइवर को अपने अपने ट्रक्स में बिठाते हैं और अपने साथ सेफ प्लेस पर लेकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में ल्यूकस वो पॉइंट भी दिखाता है जहाँ पर आर्मी वाले उसे मिले थे और अभी तो ल्यूकस को यही लग रहा था कि पिछली रात उसने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग दारू पी ली होगी और उसी वजह से नशे में चलते चलते वो वहां पर आ गया। खैर तभी रास्ते में वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि पास की रिवर में पानी वापस से आ गया था और हो सकता था कि शायद समंदर की तरफ का भी पानी वापस से आ गया हो।
दूसरी तरफ वो तीसरा बंदा जो कि मॉल में घुसकर अपनी जान बचा लेता है, अभी के लिए वो एक सीवर में आ गया था। वहाँ पर काफी सारे कीड़े भी मौजूद थे, लेकिन वो उसको देखने के बाद रास्ता देने लगते हैं, जैसे कि वो उस बंदे को बहुत अच्छे से जानते हो। वो बंदा भी ऐसे चल रहा था जैसे कि मानो वो किसी के वश में हो। वहीं मिलिट्री बेस तक जाते जाते रास्ते में जुआन एक बार वापस से अपने विजन्स में पहुंच जाता है, जहां पर इस बार उसे मॉल में शॉपिंग करते हुए वही औरत दिखाई देती है जिसको थोड़ी देर पहले शूट करके उसने जान से मारा था। उस औरत के हिसाब से अभी भी वो जुआन के माइंड में कहीं ना कहीं जिंदा थी और जुआन को उसे ढूंढना नहीं छोड़ना चाहिए था। जुआन तो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है, पर आगे जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को मिलिट्री बेस में पाता है। वहाँ पर मिलिट्री वाले बंदे अभी सारे सर्वाइवर को बंदूक चलाना सिखा रहे थे, ताकि आगे चलकर जरूरत पड़ने पर वो लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकें। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद टानो को अचानक से मिलिट्री का सार्जेंट बुलाता है। उसे टानो के इंजीनियर होने के बारे में पता चल गया था और वो चाहता था कि टानो उसके लिए उसका रेडियो सही कर दे, मगर वो रेडियो काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके लिए सबसे पहले उन्हें डाउनटाउन में जाकर वहाँ की दीवार को गिराना पड़ेगा और वहाँ के रेडियो सिस्टम को एक बार फिर से चालू करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो लोग उस रेडियो की मदद से इधर उधर मैसेजेस को भेज सकते थे। टानो ने तब तो इस मिशन के लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो वॉल काफी ज्यादा भारी थी और उसको गिराने के लिए एक पूरी की पूरी ट्रेन की जरूरत थी। मगर इस बारे में जब वो जुआन और साथी ल्यूकस को बताता है तो वो लोग उसको इस मिशन को करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर सार्जेंट रेडियो के जरिए अपने मैसेज को एक बार ब्रॉडकास्ट कर देता तो इससे काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तभी अचानक से वहाँ पर और भी काफी सारे आर्मी ट्रक आ गए थे, जिनमें बहुत सारे सर्वाइवर्स थे। उनमें रॉबर्टो भी मौजूद होता है, जिसको देखकर तुरंत ही टानो उसके पास जाकर बनीटो के बारे में पूछता है, पर रॉबर्टो के हिसाब से काफी सारे कीड़ों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और उसी दौरान बनीटो और उसके बाकी सारे दोस्त भी मारे गए थे। ये बात जानने के बाद एना भी काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो टानो को अब डाउनटाउन जाने से साफ मना कर देती है। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो उस समय पर जुआन को नींद नहीं आती और वो बाहर चला जाता है। तब बाहर उसकी मुलाकात दो इंजीनियर से होती है, जो कि उसको पास में मौजूद एक स्टेशन के बारे में बताते हैं, जहां पर मौजूद ट्रेन को वो किसी तरह से सही कर सकते थे और बाद में बहुत आराम से डाउनटाउन पहुंचा जा सकता था। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जुआन को सबसे पहले टानो को मनाना पड़ेगा ताकि टानो उनकी मदद करे। तब जुआन इस बारे में टानो से बात करता है और बाद में टानो, जुआन, ओमार, पाब्लो, इंगा, ल्यूकस और काफी सारे सोल्जर उस मिशन पर जाने के लिए मान जाते हैं। खैर अब रिवर के पास जाने पर उन लोगों ने थोड़ी ही देर में ट्रेन की पटरियों को ढूंढ लिया था। अब उन्हीं पटरियों का पीछा करते हुए वो लोग थोड़ी ही देर में स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही उन्होंने ट्रेन को सही करना चालू कर दिया था। उस समय पर कुछ लोग उस ट्रेन को सही करने की कोशिश कर रहे थे और बाकी सारे सोल्जर आसपास के एरिया पर नजर लगाए हुए थे, ताकि किसी भी कीड़े के वहां पर आते ही वो लोग पहले ही उसे जान से मार सकें। थोड़ी ही देर में उनके हार्ड वर्क की वजह से ट्रेन पूरी तरह से सही हो जाती है और तब वो खुशी से ट्रेन को अपने साथ लेकर डाउनटाउन शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर रास्ते में उन लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी थी कि एक लड़की उन लोगों को वाटर टैंक के पास चढ़कर बहुत ध्यान से देख रही थी। खैर इसके बाद रास्ते में कुछ सोल्जर उतर गए थे ताकि वो लोग बॉर्डर पर रहकर ही बाकी सारे लोगों की रक्षा कर सकें। अब थोड़ी ही देर में ट्रेन को बहुत ज्यादा स्पीड में भगाते हुए वो सारे लोग किसी तरह से डाउनटाउन शहर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद सारी गाड़ियों को ट्रेन की मदद से टनल के ऊपर से उड़ा देते हैं। और फिर सारी गाड़ियों के उड़ने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और टानो तुरंत ही अपने साथियों के साथ रेडियो टावर की तरफ जाने लगता है। खैर तब रास्ते में वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि उस जगह पर उनके पीछे कीड़े इस बार नहीं आ रहे थे, पर रास्ते में वही क्रैश प्लेन पड़ा हुआ था जिनको उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था। तब टानो के साथ आधे जने तो उस रेडियो टावर की तरफ जाने लगते हैं, पर बाकी सारे लोग उस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच गए थे। वहां जाने पर जब वो लोग प्लेन की तलाशी लेते हैं तो उसमें उन्हें काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स दिखाई देती हैं और पास में ही एक मैप भी पड़ा हुआ था जिसके ऊपर इस शहर के स्टेडियम की लोकेशन मार्क थी। मतलब कि कुछ मिलिट्री वालों ने किसी वजह से इस शहर के स्टेडियम के ऊपर मिसाइल गिराने का प्लान बनाया था, जो देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे। खैर अभी के लिए जब वो लोग बाहर आते हैं तब पहले तो उन लोगों को एक लड़का दिखाई देता है, पर उसके पास जाने पर अचानक से सभी बिल्डिंग के ऊपर चारों तरफ से काफी सारे लोग आ गए थे, जिन लोगों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया था। वो लोग काफी ज्यादा अजीब थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के वश में हो। वहीं टानो अभी के लिए अपने मिशन में सक्सेसफुल होता है और वो रेडियो टावर में पूरी तरह से सब कुछ सही करने के बाद एक सोल्जर की मदद से सभी लोगों तक मिलिट्री बेस की लोकेशन पहुंचवा देता है, जिसकी मदद से बाकी सारे सर्वाइवर भी उनके मिलिट्री बेस की तरफ आ सकते थे। तब एक सोल्जर ने खुशी में फ्लेयर गन फायर करी थी, जिसके बाद बाकी सारे सर्वाइवर भी काफी सारी फ्लेयर गन फायर करते हैं। वहीं मिलिट्री बेस में भी इस मिशन के सक्सेसफुल हो जाने की वजह से सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और बस अब जल्दी से सबके वापस आने का इंतजार कर रहे थे।
पर तभी अचानक से टानो और बाकी सबके दिमाग के पूरी तरह से तार हिल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने स्टेडियम के पास एक बहुत ही अजीब तरह की ब्लू लाइट को चमकते हुए देखा था। जुआन तब उस जगह पर जाकर सब कुछ चेक करना चाहता था, मगर एक सोल्जर उसको साफ मना कर देता है, क्योंकि अब तक भी उनकी पुरानी टीम वापस नहीं आई थी और वो लोग और ज्यादा बंदों को खतरे में नहीं डाल सकते थे। खैर जुआन अभी अपने साथियों के साथ पास के एक फ्लैट में चला गया था, जहाँ पर जाने के बाद वो लाइट जलाकर वैसे ही पत्ते खेलने लगते हैं जैसे कि वो कहानी की शुरुआत में खेल रहे थे। पर इस बार रूसो की जगह पर ओमार बैठा हुआ था, जिसका बिहेवियर भी उन लोगों के साथ काफी हद तक सही हो चुका होता है। लेकिन अपने दोस्तों के बारे में बात करते हुए अचानक से ल्यूकस को कुछ हो जाता है और वो पास में पड़े नाइफ को उठाकर ओमान की गर्दन पर मार देता है। इसके बाद वो तुरंत ही भागता हुआ छत की तरफ आ गया था और वहां पर खड़े होने के बाद वो कुछ एलियंस के बारे में अजीब सी बातें करता है और बाद में टानो और जुआन के सामने ही छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। टानो और जुआन के तो ये देखने के बाद पूरी तरह से तोते उड़ गए थे और टानो को तब अपने एक और दोस्त को खोने के बाद काफी ज्यादा दुख हो रहा था। तब जुआन भी टानो को लेकर तुरंत ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि अब तक सिटी की गलियों पर काफी ज्यादा अजीब से लोग आ गए थे, जो कि अजीब तरह से हाथ में फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें भी देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उनका दिमाग किसी न किसी के वश में हो। तब टानो और जुआन के साथ मौजूद एक सोल्जर तुरंत ही ओमार को भी उठाता है और उन लोगों के साथ भागते हुए बाहर जाने लगता है। बाहर जाने पर उन लोगों को अपनी जान पहचान का एक आदमी मिला था, पर उसने उन्हें देखते ही बाकी सबको उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया था और बाकी सब भी उन्हें पकड़ने के लिए पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहे थे। जुआन तब उनमें से काफी सारे लोगों को शूट भी करता है और जैसे तैसे उस सोल्जर, टुआन और साथी ओमार के साथ ट्रेन के पास पहुंच जाता है। ट्रेन के पास तक जाने में ओमार की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर जैसे तैसे वो लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं और जल्दी से उस ट्रेन को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। हालांकि हिप्नोटाइज्ड लोग अभी भी भागते हुए उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सारे के सारे लोग उनकी तरफ गोलियां क्यों चला रहे थे। मगर जुआन को ये बात याद आ गई थी कि मॉल के पास भी जिन लोगों ने हमला करा होता है वो लोग भी किसी न किसी के वश में लग रहे थे। जुआन तब कहीं ना कहीं समझ गया था कि सब का लेना देना उस स्टेडियम से है। तब जाने से पहले उस सोल्जर ने टुआन को ट्रेन को कंट्रोल करना सिखा दिया था और बाद में वो टुआन के साथ स्टेडियम की तरफ बढ़ने लग गया था। अब स्टेडियम के बाहर पहुंचने पर वो लोग काफी सारे इंसानों को देखते हैं, जिनके पीछे कीड़े खड़े होकर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो लोग गोलियां चला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कीड़े उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हों। खैर अब उस बिल्डिंग के थोड़ा सा और अंदर जाने पर जुआन को वहां पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं और उसे वापस से वही लाल रोशनी दिखना चालू हो गई थी। तब जाकर उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अब तक जितनी भी चीजें उसने अपने विजन्स में देखी थी वो चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच थी। वहाँ पर काफी सारे लोग अजीब तरह से हिप्नोटाइज होकर खड़े हुए थे और उनके सामने काफी ज्यादा चमकदार नीली कलर की रोशनी भी थी। तभी उस नीली रोशनी के अंदर से एक अजीब तरह का काफी उंगलियों वाला हाथ बाहर आता है, जो कि किसी एलियन का हाथ लग रहा था और उसके हाथ को हिलाने पर कुछ अजीब तरह की मेलोडी सुनाई दे रही थी। उसी मेलोडी की वजह से सारे के सारे लोग पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गए थे और उस एलियन की बात ही मान रहे थे। जुआन तब वहाँ पर काफी सारे टीनेजर बच्चों को भी नोटिस करता है, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल थी। और यही रीजन था कि क्लारा इतने टाइम से इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी कि किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से एलियन ने क्लारा को वहां पर भेजा हो। वैसे क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर कभी धरती पर एलियन आकर धरती पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो उस समय पर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? और साथ ही ये बात भी बताना कि अभी के टाइम पर जुआन को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज का ये सीजन यहीं पर खत्म होता है और क्योंकि ये सीरीज अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि इसका सेकंड सीजन कब आएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये सीजन पसंद आया तो इसका सेकंड सीजन आने पर मैं जल्दी से जल्दी उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।